जीएस हिस्ट्री, देखो कोई भी अभी तक आपका सब्जेक्ट एनालिसिस चल रहा है, सिलेबस एनालिसिस चल रहा है, राइट। अभी आप देख रहे हैं कि कौन सा जो मेंस का कौन सा पोर्शन, जीएस का कौन सा पेपर आपको किस तरीके से तैयार करना है, क्योंकि सीधे पढ़ना शुरू कर देना इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट राइट। पहले पढ़ने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना, तरीका पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे पेज 1 से पढ़ना शुरू किया और पेज लास्ट पेज तक पढ़ते ही चले गए, पढ़ते चले गए, यही नहीं पता कि सिलेबस में है क्या क्या। होता है ना कि बच्चों को यही बाद में पता चलता है कि सिलेबस में एग्जैक्टली है क्या। तो इसीलिए अभी आपकी सिलेबस एनालिसिस की क्लास चल रही है कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और अभी आपका जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा दैट विल बी हिस्ट्री से स्टार्ट होगी आपकी क्लासेस। तो हमने एक पूरा एक स्ट्रेटजी प्लान की है और किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से आपसे सेल्फ स्टडी कराएंगे, दोनों चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता ना, ये वन वे ये एग्जामिनेशन है ही नहीं। फैकल्टी अपना काम करते हैं, टीचर्स अपना काम करते हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाया, अपना सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर कहीं कहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो हमने क्या किया है, हमने एक तो हमारा लेक्चर प्लान बनाया है और उस लेक्चर प्लान के साथ साथ आपका सेल्फ स्टडी प्लान भी बनाया है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी और उसी ऑर्डर में आपको भी अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, क्लियर। वरना बच्चे क्या करते हैं जनरली, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता चला गया, नोट्स बना बना के साइड में रखते चले गए, ठीक है। जब तक पहला सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तब तक इतना बर्डन नहीं होता, फिर सेकंड सब्जेक्ट, फिर थर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे बर्डन होता चला जाएगा और फिर समझ में आएगा ओहो नोट्स तो काफ़ी बड़े बन गए, नोट्स तो काफ़ी कलेक्ट हो गए हैं, अब रिवीजन कहाँ से शुरू करें, प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करें, होता है ना ये। और कुछ कुछ इतने ज़्यादा समझदार होते हैं कि वो क्या करते हैं, 8-9 महीने तो सिर्फ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस लास्ट के 3 महीनों में करेंगे, तो वो हमें नहीं करना। इसलिए हमने अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, ठीक है। और इस पैटर्न में हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाएंगे, तो एक टीचर का जैसा अपना एक लेक्चर प्लान होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक सेल्फ स्टडी प्लान हमने बनाया है, ताकि जो जो टॉपिक हमारा चलता रहेगा, क्लास में टॉपिक प्रिपेयर होगा, घर जाने के बाद कुछ चीज़ें आपको भी खुद से पढ़नी होंगी, ठीक है। ताकि जैसे ही एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो, तो टारगेट मेरा ये है, सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके, उन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बता रही हूँ, टारगेट हमारा ये है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे पीटी और मेंस के लिए आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, क्लियर। देखिए, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है अगर आपने 1 यूनिट 2 यूनिट कंप्लीट कर ली और आप यही जज नहीं कर पा रहे हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के मैं देखूं मुझसे कितने बनते हैं, तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, वो कंप्लीट नहीं होती वो पढ़ाई। वो पढ़ाई कंप्लीट कब होगी कि जितना पढ़ लिया, जितने टॉपिक कवर कर लिए, जितने सब्जेक्ट कवर कर लिए, उस सारे सब्जेक्ट का ना आपके पास कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि हिस्ट्री है, सेम टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पीटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो आपका सिलेबस एनालिसिस हो रहा है, मैं देखती हूँ आपको कितना याद है। आप मुझे जीएस पेपर 1 का सिलेबस बताइए, कौन बताएगा जीएस पेपर 1 सिलेबस? ओके, पक्का यही है, सोच लीजिए। अच्छा, कैन यू प्लीज रिपीट? ज्योग्राफी, हाँ हिस्ट्री, हाँ, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन सोसाइटी। ओके। हिस्ट्री में क्या? फिर से बताइए। ओके, मिड 18th है ना, और वहां से फिर हमें कहाँ तक पढ़ना है, टिल प्रेजेंट डे,
ठीक है। लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में वो कहाँ से आएंगे, मिड 18th से लेकर इंडिपेंडेंस तक जो स्ट्रगल है वहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री का सिलेबस आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो उसका सिलेबस भी डिस्कस करूँगी और हम उसे कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ाएंगे और आपको उसके साथ साथ क्या क्या कवर करके चलना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी और स्टूडेंट आने हैं कि आ गए सभी? इतना लेट के क्लास का टाइम क्या है वैसे आपका? अच्छा, आज बारिश की वजह से, बाकी दिन तो लेट नहीं होते ना इतने, पक्की बात है? हाँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, मैं 2-3 दिन से मेरी करोल बाग क्लास होती है तो मैं इस टाइम तक निकल जाती हूँ, तो मैं देख नहीं पाती कि बाकी जो सेकंड बैच है वो कब आता है कब जाता है, ठीक है। चलिए एक बार आप शान एक बार अमित जी को बुला दीजिए और वो जो सेल्फ स्टडी का प्लान था वो मंगा दीजिए। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं, मतलब मेरे बारे में पता है सबको? कितनों को पता है? आपको पता है? अच्छा, आपको इतना पता चल गया होगा मैम हिस्ट्री पढ़ाएंगी क्योंकि हिस्ट्री के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है, स्मार्ट, ठीक है। चलिए, और नाम पता है मेरा? पता है, बताइए। अच्छा, किसने किया था? ओह, थैंक यू थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आप में से किसी ने बोला भी था मैम पार्टी? अच्छा तभी आप जानते हो अमित जी वो सेल्फ स्टडी के लिए दे दीजिए मुझे, और बुक्स भी भिजवा देते। हाँ, चलो तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना? कौन कौन मानता है इस बात को कि हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? वेरी गुड। बाकी नहीं मान रहे? नहीं मान रहे, अच्छा, मान जाओगे आप, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम थोड़ा हिस्ट्री का रिलेवेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं उस एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ पर यूपीएससी ने हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो हमारे कितने कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे? एक फेज़ कौन सा होगा? पीटी का होगा, और दूसरा होगा मेंस का। यूपीएससी एक्चुअली बहुत स्मार्ट है, तो यूपीएससी लिखता है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब यूपीएससी कहता है मैंने लिख दिया हिस्ट्री, अब आप जानो आप हिस्ट्री के बारे में क्या क्या पढ़ोगे। नाउ इट्स अप टू यू कि हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। ये यूपीएससी करता है, कहता है वो आप जज करो। अब आप कैसे जज करोगे? अगर यूपीएससी अपना सिलेबस इतना ज़्यादा डिटेल में डिफाइन ही नहीं करता तो आप कैसे एस्टिमेट लगाओगे कि मुझे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? फिर क्या करोगे आप जानने के लिए? बताइए क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, है ना, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस देखोगे और एनालिसिस करके फिर आप देखोगे कि यूपीएससी इंडियन हिस्ट्री के नाम से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, मिडावल से भी पूछता है, मॉडर्न इंडियन से भी क्वेश्चन पूछता है। मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ, रेशियो में थोड़ा डिफरेंस आता है। अभी पिछले कुछ सालों का अगर हम पैटर्न देखेंगे तो मिडावल इंडियन हिस्ट्री से कुछ जो क्वेश्चंस हैं थोड़े कम होते जा रहे हैं, और एंशिएंट मिडावल से जो क्वेश्चंस जो पूछ रहा है ना यूपीएससी, उनका भी प्रॉपर एनालिसिस हमने किया। और मैं हर साल जब भी मैं अपना जब बैच स्टार्ट करती हूँ तो हर साल ये काम ज़रूर करती हूँ कि एक बार लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना, उनको देखना, एक पैटर्न देखना। ऐसा नहीं कि याद नहीं रहता, याद रहता, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि
किताबों में ना, मतलब यस सर प्लीज कम, कि किताबों में की बड़ी खास बात होती है, जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतनी बार आपको लगेगा कि ये वाला पॉइंट तो पहले देखा ही नहीं था, है ना, ये तो पॉइंट पहले नहीं देखा था, ये तो इसी बार पता चला, ये इसी बार पता चला। तो जब हम खुद एनालाइज करते हैं ना चीज़ों को, तो हर बार कुछ नया समझ में आता है, कुछ नया समझ में आता है। तो और जो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो भी हमारे माइंड में रहता है। तो प्रॉपर एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं कि इस बार यूपीएससी की क्या अप्रोच होने वाली है, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी हम सेट करते हैं। तो पीटी और मेंस दोनों का अगर सिलेबस, यूपीएससी का अगर सिलेबस देखेंगे तो पीटी में यूपीएससी ने लिख दिया इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री को हम पीवाईक्यूज के थ्रू हमें पता चला कि एंशिएंट भी पूछा जाता है, मिडाइवल भी पूछा जाता है, मॉडर्न भी पूछा जाता है, और इन तीनों सेक्शन से आर्ट एंड कल्चर भी पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया पीटी का सिलेबस। उसके बाद आते हैं मेंस पे। तो यूपीएससी ने मेंस के लिए क्या लिखा हुआ है हिस्ट्री में, फ्रॉम द मिड ऑफ 18th. Mid of 18th century means what? From 1750. ठीक है, मतलब इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसने हिस्टोरिकल व्यू चेंज कर दिया, पूरी रिजीम को चेंज कर दिया, एंड दैट इंसिडेंट वाज 1757 बैटल ऑफ प्लासी। क्लियर? तो यहाँ से, और ये भी किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो यूरोपियन कंपनी थी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपनी पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गई, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल हो गई। इससे पहले भी वो अपनी पावर, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर चुके थे, लेकिन वो जो डोमिनेंस था, वो जो संप्रभुता थी, उनका प्रभाव था, प्रभुत्व था, वो आर्थिक था, व्यापारिक था, वो ट्रेड में अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर चुके थे। फ्रॉम 1757 यहाँ से पॉलिटिकल पावर की शुरुआत हो गई थी, सही मायने में। क्लियर? इसलिए यूपीएससी ने सिलेबस में तो लिखा है मिड ऑफ 18th सेंचुरी, लेकिन फिर भी हम पढ़ना कहाँ से शुरू करते हैं, फ्रॉम द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। जो यूरोपियन कंपनीज थी उनका भारत में आगमन, आने के बाद कैसे उन्होंने पूरे इंडिया में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कैसे उन्होंने ट्रेड में अपना डोमिनेंस क्रिएट किया, इकोनॉमिकली खुद को डोमिनेंट बनाया, फिर कैसे उन्होंने, फिर वो इतने पावरफुल कैसे हो गए कि पॉलिटिकल पावर उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी। तो वो जो बैकग्राउंड है ना, उसको हम साथ में लेके पढ़ेंगे। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है, वो हम यूरोपियंस के अराइवल से, ठीक है। और जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा रेफरेंस में लेके चलेंगे मॉडर्न वर्ल्ड को, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था उसका इन्फ्लुएंस इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब हर एस्पेक्ट पे उसका इन्फ्लुएंस हो रहा था, ठीक है, जिसे आज हम हिस्ट्री कह रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो भी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, वो सब कहीं ना कहीं क्या था, क्योंकि हम वर्ल्ड से कनेक्टेड हो चुके थे, ठीक है। तो यूपीएससी ने फ्रॉम मिड ऑफ 18th सेंचुरी मेंस में रखा है, और इससे पहले वाले जो पोर्शन है एंशिएंट और मिडाइवल, उनका क्या वहाँ से मेंस में क्वेश्चन आते हैं? यूपीएससी ने मेंस में सिलेबस में तो नहीं रखा, लेकिन क्या वहाँ से क्वेश्चन आते हैं? वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी उनको कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी से अटैच कर देता है या आर्ट एंड कल्चर से अटैच कर देता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसको करंट से रिलेट करके पूछ लिया कि आज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए रहने की प्रॉब्लम आ रही है ना, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, नगरीकरण से इशू आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये है आज के आर्किटेक्ट के लिए कि घर वगैरह बनाए कैसे जाए, सोसाइटीज़ किस तरीके से डेवलप की जाए कि साफ सफाई भी रहे, सैनिटेशन भी रहे, है ना, प्रॉपर सिक्योरिटी भी रहे। तो उसके लिए यूपीएससी कहता है कि क्या
आईवीसी का जो आर्ट और आर्किटेक्चर है वो प्रेजेंट आर्किटेक्ट्स को इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वो चीज़ें आपसे एनालिसिस करने को बोला उन्होंने यूपीएससी ने। तो आज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्होंने कहाँ ढूंढा, आईवीसी में। मतलब हिस्ट्री को हम छोड़ नहीं सकते। तो हम जब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पढ़ेंगे ना, तो हम कुछ टॉपिक्स में इस तरीके का एनालिसिस लेकर पढ़ेंगे कि अगर उससे मेंस का क्वेश्चन भी उठता है तो वो आप सॉल्व कर सको। समझ गए? चाहे यूपीएससी ने डायरेक्टली उसको मेंस के सिलेबस में नहीं रखा हो, लेकिन अगर फिर भी किसी भी एंगल से मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम वहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, थोड़ा एनालाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने बैच 1 में उनको एक टास्क दिया कि आज के टाइम पे कम्युनल इश्यूज आते हैं ज़्यादा, कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा है ना, संप्रदायवाद बहुत ज़्यादा है ना, और ये तब बहुत ज़्यादा नजर आता है जब इलेक्शन पास आते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है ना, वोट बैंक के चक्कर में, तो इशू क्रिएट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन मैंने उन बच्चों को दिया था कि जैसे यूपीएससी ने पूछा कि आज के अर्बनाइजेशन और आर्किटेक्ट्स के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसका सोल्यूशन आईवीसी से कैसे निकल सकता है। तो मैंने बैच 1 को टास्क दिया कि आज जो कम्युनलिज्म का इतना बड़ा इशूज, हम इतने बड़े बड़े इशूज हम देखते हैं, ठीक है, क्या उनका सोल्यूशन लेने के लिए पॉलिसी ऑफ धम्मा को रेफरेंस में लिया जा सकता है क्या? क्योंकि धम्मा की पॉलिसी क्या थी, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ही तो थे वो। और उस टाइम पे एक धम्म की पॉलिसी को लाने के पीछे रेलेवेंस भी क्या था, क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। उसका समाधान अशोका ने कहाँ ढूंढा था, उसने पॉलिसी ऑफ धम्म में ढूंढा था, धम्म की नीति में ढूंढा था। तो क्या उससे हम इनपुट ले सकते? तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें कनेक्टेड स्टडी करनी है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है। आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कुछ डेट्स याद करने, कुछ नाम याद करने हैं, कुछ इंसिडेंट्स याद करने हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये प्रॉपर एनालिसिस करना हिस्ट्री सिखाएगा आपको कि किसी भी टाइम पीरियड में अगर पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की थी तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही होगी, और इकोनॉमी का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, तो सोसाइटी कैसी रही होगी। सोसाइटी सीधे सीधे रिलेट करती है आर्ट एंड कल्चर से, तो आर्ट एंड कल्चर कैसा रहा होगा, समझ गए? तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उस टाइम के हिसाब से हम पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर सब साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आपका शुरू होने वाला है हिस्ट्री। अब उसके लिए हमने ये एक स्टडी प्लान बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बन गया है। अब ये तो हुआ सब्जेक्ट के बारे में कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब ये कि पढ़ाई कैसे करनी है इसकी, ठीक है। तो 2 लेवल पे हमारी क्लासेस होंगी, एक होगी जो क्लास में लेक्चर्स होंगे, ठीक है, और दूसरा आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ होंगी क्लासेस आपकी, क्लासेस भी कैसे होंगी, किस पैटर्न में होंगी? आपकी एनसीईआरटी की क्लास होगी डेली 1 आवर, ठीक है। उसके बाद एडवांस लेवल की क्लास होगी, और एडवांस लेवल की क्लास किस हिसाब से होगी? यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस होगी, टॉपिक वाइज होगी। यहाँ पे एनसीईआरटी की जो बुक्स हम पढ़ने के लिए बोलेंगे, जो तो वहाँ चैप्टर वाइज हम चलेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे रिपीटेशन भी आ सकता है, चैप्टर्स का कई बार रिपीटेशन आएगा, और यहाँ पे टॉपिक वाइज स्टडी होगी, ठीक है, एडवांस लेवल की। ये हुआ क्लासेस का पैटर्न। अब क्लासेस के लिए हमने ऑलरेडी लेक्चर प्लान तैयार कर लिया है कि कितने दिन में, कितने आवर्स में हमें हिस्ट्री कंप्लीट कराना है, ठीक है। वो लेक्चर प्लान हो गया टीचर के लिए कि टीचर को इतने दिन में, इतने आवर्स में अपना टॉपिक कंप्लीट कराना है, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है हमें, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है। तो उसके लिए एक लेक्चर प्लान बन चुका है, और उसी लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस होंगी। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज सेल्फ स्टडी। ये आपकी सेल्फ स्टडी का प्लान है।
देखो इससे पहले कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि लेक्चर प्लान तो हर किसी को मिल जाता है, कि टीचर का लेक्चर प्लान तो हर किसी को मिल जाता है, हर इंस्टीट्यूट में मिल जाता है, लेकिन लेक्चर प्लान के बाद सेल्फ स्टडी प्लान नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता ना। हम यही कर रहे हैं, अब हम लेक्चर प्लान के साथ अटैच करके सेल्फ स्टडी प्लान देंगे। अब इसमें क्या होगा, पर डे आपको क्या होगा, 1 आवर की एनसीईआरटी की क्लास होगी, 2 आवर आपकी एडवांस लेवल की क्लास होगी, और डे 1 से नेक्स्ट 75 डेज के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा पूरा प्लान, ठीक है। अब इस सेल्फ स्टडी प्लान में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी हैं वो भी मैं बता देती हूँ। पहला, सेल्फ स्टडी में एक तो रिवीजन होगा, आप जो डेली क्लास में पढ़ के जाएंगे, तो जब भी क्लास होगी आपके नोट्स डिक्टेट कराए जाएंगे, क्लास में नोट्स बनवाए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बायलिंगुअल बैच होगा, ठीक है, नोट्स बायलिंगुअल होंगे, मतलब इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश लिखें, हिंदी वाले हिंदी लिखें। कुछ टर्म्स अगर आप नोट करना चाहते हो सो यू कैन डू इट। सो यहाँ क्लास नोट्स का रिवीजन आपको करना है डेली बेसिस पे। और मैं एक बात बताऊं, देखो मेरी थोड़ी आदत ऐसी है कि मैं क्लास से बाहर निकलने से पहले ही ये टास्क कंप्लीट करा देती हूँ। तो इतना रहेगा, हिस्ट्री में तो ये मैं करा लूँगी, बाकी सब्जेक्ट में जो बाकी टीचर्स हैं वो भी इस लेवल पे मतलब सब एक्सपर्ट हैं, और एक बार घर पे जाके आप रिवीजन भी करेंगे तो आपको आधा पौना घंटा लगेगा रिवाइज करने में, ठीक है। तो क्लास नोट्स आपके रिवीजन हो जाएंगे। सेकंड थिंग, सेल्फ स्टडी में आपने हमेशा देखा होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन बिना एनसीईआरटी बुक्स के कंप्लीट नहीं समझे जाते, क्योंकि एनसीईआरटीज आर द बेस, आपका बेसिक फाउंडेशन है वो, तो वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो सेल्फ स्टडी में भी आपको क्या करना है, खुद से एनसीईआरटी की बुक्स रीड करनी है। हम यहाँ पे लेक्चर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको भी एनसीईआरटी बुक्स रीड करनी है। आप सबके पास अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए। आप चाहो तो बुक्स परचेज कर लो, चाहो तो पीडीएफ रख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स रखनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड थिंग, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, जो इंस्टीट्यूट की बुक है सब्जेक्ट की वो बुक। तो सेल्फ स्टडी में मेनली ये 2 चीज़ें हमने ऐड की हैं, ये तो रिवीजन हो गया, ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐड की, और इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितने डेज रहेंगे, 75 डेज रहेंगे, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा सा ये 75 डेज का क्या प्लान है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। फ्रॉम डे 1 हम जो स्टार्ट करेंगे वो ओल्ड एनसीईआरटी से करेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। आप सभी को ये प्रिंट दिया जाएगा, फिर भी आप थोड़ा बहुत नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आप उसको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है दीज आर मोर इन्फॉर्मेटिव। लेकिन यूपीएससी कई बार ऐसा नहीं है कि न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पुट नहीं करता, कभी कभी सीधे सीधे न्यू एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली, अदर सब्जेक्ट के लिए आप न्यू एनसीईआरटी ही लीजिए, हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी है उनमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, डिटेल्ड है, एनालिसिस ज़्यादा है, इसलिए आप हो सके तो ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़िए, ठीक है। क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इफ़ यू हैव न्यू वन पढ़ लीजिए, ठीक। बाकी जो क्लासेस होंगी उसमें हमारी टॉपिक वाइज इतना डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी कि कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो डे 1 से स्टार्ट करेंगे एंड फॉर नेक्स्ट 10 डेज, मतलब 10 दिन में आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है सेल्फ स्टडी से। 10 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है बाय सेल्फ स्टडी, ठीक है। उसके बाद 11th डे से 20th तक, 11 से 20 तक, यहाँ तक आपको मिडावल इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, मध्यकालीन भारत पढ़ना है एनसीईआरटी से। मतलब 20 दिन में आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों एनसीईआरटी से पढ़ना है,
ठीक है। जो आप न्यू एनसीईआरटी बता रहे हो, न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर्स देखना, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं है, ठीक है। फिर भी आप एक बार चेक करवा लेना, मैं बता दूंगी कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने। कोशिश करें कि पीडीएफ निकाल लें इसका, पीडीएफ से पढ़ना। उसके बाद 20 दिन के बाद एक दिन हमने रिजर्व रखा है, ठीक है। ये रिजर्व डे रहेगा आपका कि जो भी बैकलॉग रह गया, कुछ कमी रह गई या कुछ पोर्शन रह गया आपका, नहीं पढ़ पाए, आप कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाए, तो उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए एक दिन हमने यहाँ पे एक रिजर्व डे आपके लिए रखा है, 21, ठीक है। उसके बाद फिर ओल्ड एनसीईआरटी से ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। और लगभग 8 दिन 22 से शुरू करके 29 तक आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद फिर एक दिन आपके पास रिजर्व डे रहेगा, जो भी कोई बैकलॉग रह जाता है वो कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जो डेज हैं वो चैप्टर वाइज डिसाइड किए हुए हैं, चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ोगे, तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री वाली बुक है वो पढ़ोगे। अब देखो इससे क्या होगा, एक बार आपने यहाँ क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो वहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक पढ़ोगे तो फिर कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें किसी अलग अप्रोच के साथ वहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। तमिलनाडु बोर्ड है तो सीधी सी एक बात मानो कि साउथ का जो कल्चर है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि आप जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हम हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो पूरा इंडिया है ना, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, नॉर्थ इंडिया, डेक्कन इंडिया एंड साउथ इंडिया, उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का कुछ पोर्शन हम अच्छे से कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक होगी उससे वो पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ोगे यहाँ से। उसके बाद मतलब 11th और 12th, 11th की बुक पढ़नी है आपको 10 दिन, उसके बाद फिर 12th की बुक पढ़नी है 45 डेज में। आपके 45 डेज में आपकी एनसीईआरटी और तमिलनाडु बुक की सेल्फ स्टडी हो चुकी होगी 45 डे में, ठीक है। फिर एक दिन रिजर्व रखा हुआ है, उसके बाद 47th डे से लेकर और 74th तक आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी हम आपको बता देंगे कि इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसमें से कहाँ से कितना पोर्शन पढ़ना है आपको, टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा और वो वहाँ से उतना आपको कवर करना है, ठीक है। क्योंकि हम आपको आपकी मर्जी पे नहीं छोड़ रहे, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से पढ़ लिया, थोड़ा तमिलनाडु बुक से पढ़ लिया, फिर इंस्टीट्यूट की बुक से 1-2 चैप्टर पढ़ लिए, फिर सोचे क्लास के नोट्स तो हैं ही, फिर क्या, फिर 1-2 बार पूछेंगे मैम क्लास नोट्स के बाद कुछ पढ़ना है, और टीचर ने बोल दिया नहीं सफिशिएंट है, उसके बाद दोबारा उस बुक को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि बहाना चाहिए ना कि टीचर ने बोल दिया, ठीक है। हालांकि रेफरेंस बुक आपको कुछ नहीं पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं पढ़ने, एनसीईआरटीज, क्लास नोट्स और इंस्टीट्यूट का मटेरियल, दैट्स इनफ, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कैसे कवर करना है, कितना पोर्शन पढ़ना है, वो आपको बताया जाएगा, उतना ही पढ़ना है, प्रेशर में नहीं आना, ठीक है। तो ये 74th डे तक, और बीच बीच में देखिए रिजर्व डेज दिए हुए हैं आपका बैकलॉग क्लियर करने के लिए, या आप रेस्ट लेना चाहो तो रेस्ट ले सकते हो, ये नहीं बोलो कि हमें तो बिल्कुल मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ा आराम करने के लिए, ऐसा नहीं है। रिजर्व डेज हैं, अगर आप डेली बेसिस पे अपना टास्क कंप्लीट कर लोगे तो रिजर्व डे है ना, वो आपका फिर थोड़ा छुट्टी हो सकती है उस दिन, मतलब सेल्फ स्टडी से एक दिन थोड़ा रिलीफ हो सकता है, ठीक है। या फिर बैकलॉग क्लियर करिएगा, वो ओवरबर्डन हो जाएगा नहीं तो। सो 75th डे विल बी रिजर्व डे, उस दिन फिर आप खुश होगे ना कि मैंने कंप्लीट कर दिया मेरा सेल्फ स्टडी प्लान, ठीक है। तो फिर उसके लिए भी होना चाहिए एक दिन, और अगर कोई बैकलॉग रहता है तो वो आप कंप्लीट कर लोगे। सो 75 डेज में आपको 6-7 मतलब दिन मिलेंगे अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए, कहीं कुछ छूट जाता है तो, या रिवीजन करने के लिए, इस तरीके से। अब देखो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है,
1-2 पॉइंट और है, अब उसमें क्या कर रहे हैं। यहाँ क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, डेली बेसिस पे एनसीईआरटी और एडवांस लेवल की क्लास होगी, और अमित जी हैं ओटीपी पे टेस्ट देंगे 10 क्वेश्चन। उसके बाद हर दिन जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने होंगे, और उन क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़े विश्वास होता है कि आप भले यहाँ आके हाँ बोल देंगे कि हमने सारे पीवाईक्यूज देख लिए। देखो, देखने में और पढ़ने में बहुत अंतर है, समझ रहे हैं ना। और कई बार आप लोगों का पढ़ना भी कैसा पढ़ना होता है कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया, ओहो हो बहुत टफ, उस एक क्वेश्चन देख के 2022 का पेपर बहुत टफ, तो वो एक एक क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि पूरे साल का क्वेश्चन देख लिया, तो आप लोग थोड़ा स्किप करते हो, तो वो हम ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे। आप लोग खुद से पीवाईक्यू देखो या ना देखो, एवरी डे 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जहाँ पे पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं और हमारी तरफ से बनाए हुए मॉडल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक हम मिडावल इंडियन हिस्ट्री तक पहुँचेंगे तब तक हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट ज़्यादा लेंगे, ठीक है। वीकली टेस्ट होगा आपका, एक तो डेली बेसिस पे टेस्ट होगा, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वही टेस्ट आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे समझिए, जैसी क्लास खत्म हुई उसी दिन अगर आपने 10 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कर लिए और आपको ये पता रहे कि पीवाईक्यूज भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि जो हम पढ़ रहे हैं वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड पे शिफ्ट होंगे तो हम पीटी के साथ साथ मेंस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो वीकली टेस्ट होंगे वहाँ आपके पीटी के साथ साथ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिखने पड़ेंगे मेंस। और जो मेंस की टेस्ट होंगे वहाँ पे भी ये उम्मीद रखना कि आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश पूरी यही है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाए कि एक सब्जेक्ट के बाद जब दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट होना तो आपके मन में कॉन्फिडेंस रहे कि मुझे उस सब्जेक्ट की कोई टेंशन नहीं है, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। वो कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। अगर सिर्फ आपको आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया जाएगा तो आप बस नोट्स इकट्ठे करते रहोगे, किसी दिन 2 पेज पढ़ लिए, किसी दिन ज़्यादा मन कर गया, थोड़ा भावनाओं में बह गए, उस दिन 20 पेज पढ़ लिए, किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो ऑप्शन ही नहीं रखना। डेली टास्क कंप्लीट ही करना है, यू हैव नो अदर ऑप्शंस, ठीक है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये पता है शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, आप भी कहोगे पता नहीं कितना ही प्रेशर क्रिएट कर दिया, ठीक है, अब तो हमारी जान ही ले लेंगे ये, तो ऐसा फील हो सकता है शुरुआत में आपको, लेकिन यकीन मानिएगा 1 वीक चाहिए बस, सिर्फ 1 हफ्ता। 1 वीक के बाद जब आप खुद देख लोगे ना कि जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए, कवर कर लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड जब पीटी और मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ना, तो उस दिन हमें यहाँ पे खड़े होकर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि आपको अब अगले हफ्ते भी सेल्फ स्टडी प्लान फॉलो करना है, किसी को भी नहीं बोलना पड़ेगा, खुद से करोगे आप, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी रिपोर्ट बनाइए, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बनाइएगा। किसी दिन परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे बनती है, ठीक है, शायद यूट्यूब पे क्लास भी होगी मेरी, वो भी देख लेना, या फिर किसी दिन क्लास में भी डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो आज आपको हिस्ट्री की बुक्स मिलेंगी और ये सेल्फ स्टडी प्लान मिलेगा 75 डेज़ का, और यही प्लान आपको, इसी तरीके की प्लानिंग आपको हर सब्जेक्ट में मिलेगी। जैसे जैसे सब्जेक्ट चलते रहेंगे वैसे वैसे सब्जेक्ट के साथ साथ आपको स्टडी प्लान भी मिलता रहेगा, तो वैसी ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच।